हेलो एवरीवन। तो ये हमारा नेक्स्ट टेस्ट नंबर है। ये भी आर ओ का ही है एंड ये टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो देखिए फुल टेस्ट है प्लस करंट अफेयर है और इसमें मार्च 2023 का करंट अफेयर है। ठीक, तो करंट अफेयर के 20 से 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे रहते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए अमलैंड, बी हिंटरलैंड, सी ए तथा बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नगर के प्रतिवेशी यानी कि आसपास क्षेत्र को अमलैंड कहा जाता है, इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आद्रे एलिक्स द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। ऑप्शन ए संप्राय मैदान का, बी लोएस मैदान का, सी कास्ट मैदान का, या डी हिमानी मैदान का। ठीक है, तो समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप संप्राय मैदान का निर्माण होता है। भारत का अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन, मिसिसिपी बेसिन इत्यादि इस मैदान के उदाहरण है। ठीक है, मतलब इसने भारत और प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बताया दिया है ना। कास्ट मैदान आपका जो हो जाएगा, कास्ट मैदान जो होता है, इस मैदानों का निर्माण चूने वाले प्रदेशों में होता है। और लोहेस का जो मैदान होता है, जो ये इन्होंने बी नंबर बताया है, तो पवन के अपरदनात्मक कार्यों के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है वो लोहेस का मैदान होता है। तो फिलहाल जो ऑप्शन हो जाएगा कि समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है, तो वो संप्राय मैदान का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट है जिसमें प्रमुख घाटियां हैं, ये सूची सेकंड है जिसमें उनकी अवस्थिति है। ठीक है, ऑप्शन ए रैबिट घाटी, हांगकांग चीन, बी हैप्पी घाटी यूएसए, सी हंटर घाटी पाकिस्तान, एंड डी स्वात घाटी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए ये कूट दिया गया है तो इसकी सहायता से हमें आंसर का चयन करना है। तो जो रैबिट घाटी होती है, रैबिट, वो आपके यूएसए में है ना। हाँ, रैबिट घाटी आपकी यूएसए में रहती है। हैप्पी घाटी जो है ये आपके हांगकांग चीन में है। हंटर घाटी आपकी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है और स्वात घाटी आपकी पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, यानी बी का कोड सही हो जाता है आंसर के लिए। याद रखना इम्पोर्टेंट है। स्वात घाटी आपकी पाकिस्तान में, हंटर घाटी ऑस्ट्रेलिया में, हैप्पी घाटी आपकी हांगकांग चीन में और रैबिट घाटी यूएसए में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए टिटिकाका, बी बैकॉल, सी चार्ड, या डी विक्टोरिया। तो बैकॉल आपकी तो उसमें रूस में आप देखते हो है ना। जो विक्टोरिया झील का नाम सुना होगा आपने, वो भ्रंश घाटी में स्थित है। विक्टोरिया झील जो है वो भ्रंश घाटी में स्थित है और ये झील युगांडा, तंजानिया तथा केन्या की सीमा पर स्थित है। कौन? विक्टोरिया झील। और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यह युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये ऊर्जा संयंत्र है और ये संबंधित राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन ए पतरातू झारखंड, बी ग्वाल पहाड़ी हरियाणा, सी चमेरा पंजाब, या डी मुप्पडाल तमिलनाडु। तो इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। चमेरा जो है वो एक जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, चमेरा ये पंजाब में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की रावी नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, यही हमारा सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। ऑप्शन ए 2500 मीटर, बी 3500 मीटर, सी 4500 मीटर, या डी 5500 मीटर। देखिए तिब्बत का पठार का जो क्षेत्रफल है वो 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका एक अन्य नाम है चेंगतांग। ठीक है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 4500 मीटर है। तो ये 3 फैक्ट इसके बारे में कि तिब्बत का क्षेत्रफल कितना है,
इसका एक अन्य नाम चेंगतांग है और इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये प्रमुख रेल मार्ग है, ये जुड़ने वाले स्टेशन है। ठीक है। ऑप्शन है ट्रांस साइबेरियन, सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्टॉक। ठीक है। सी कनाडियन पैसिफिक, हैलिफैक्स एवं वैंकूवर। सी ट्रांस एडियन, वाल्परेजो एवं ब्यूनस आयर्स। डी केप काहिरा, वारसा एवं काहिरा। ठीक है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। केप काहिरा जो रेल मार्ग है, केप काहिरा रेल मार्ग काहिरा एवं केप टाउन के मध्य स्थित है। ठीक है। जो ये केप काहिरा है ये वारसा एवं काहिरा नहीं, ये केप टाउन एवं काहिरा के मध्य स्थित है। तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये नगर है और ये इसके देश हैं। ऑप्शन है डार्विन दक्षिण अफ्रीका, बी लागोस नाइजीरिया, थर्ड नैरोबी केन्या। उपरोक्त तो युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। देखो जो क्या नाम से ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर एक नदी का भी नाम है मारे डार्लिंग और जगह का नाम है डार्विन। ठीक है। तो जो यहाँ पर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका दिया है ना, यही यहाँ पर गलत, तो ये यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो यही सही सुमेलित नहीं है। और जो सही सुमेलित हैं, कौन सा से सही सुमेलित है, तो सेकंड और थर्ड सही सुमेलित है। नैरोबी केन्या ये तो पता ही है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। ऑप्शन है क्रो-मैग्नान को, बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, सी निएंडरथल मानव को, या डी सानेंथ्रोपस को। ठीक है। किस एक को इंसानों का मतलब मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। ठीक है। तो क्रो-मैग्नान को माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन है कजाकिस्तान रूस, बी कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, सी कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, या डी कजाकिस्तान अजरबैजान। तो ऐसे भी मैपिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो अरल सागर कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, बी फेल्लाह, सी थर्ड उत्तमांसा अंतर्द्वीप। उपरोक्त में से कौन सा से अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ऑप्शन है फर्स्ट और सेकेंड, बी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सी सेकेंड और थर्ड, या डी केवल थर्ड। ठीक है। तो अगर ये नाम सुने होंगे तो आप आंसर तुरंत ही आ जाएगा। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो आपका पड़ता है वो दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च भाग है। ठीक है। फेल्लाह जो है ये साउथ अफ्रीका के दक्षिण का, ठीक है, सॉरी हाँ, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च भाग है। साउथ अफ्रीका का पूर्वी उच्च भाग है, पूर्वी उच्च भाग है। जो फेल्ला है ये आपका मिस्र के किसान कहा जाता है और उत्तमांसा अंतर्द्वीप दक्षिण अफ्रीका का ही दक्षिणतम छोर है। तो इस तरीके से बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ये पठार है और ये देश है। ऑप्शन है कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, बी एशिया माइनर मिस्र, सी अनातोलिया फ्रांस, डी चियापास अर्जेंटीना। कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है यहाँ पर। ठीक है। तो कोलोराडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, एशिया माइनर आपका तुर्की में है, एशिया माइनर ये मिस्र में नहीं होगा, यहाँ पर तुर्की में होगा। अनातोलिया का आपका जो है वो भी तुर्की में ही होगा। ठीक है। फ्रांस में नहीं होगा। चियापास का जो पठार है वो दक्षिणी मैक्सिको में है, ना कि अर्जेंटीना में। ओके। तो इस तरीके से तो केवल आपका कोलोराडो पठार ही एक ही सही सुमेलित है, बाकी सभी गलत सुमेलित है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं। ऑप्शन है लैब्राडोर गर्त, बी करागांडा के बेसिन, सी सुपीरियर झील, थर्ड या फोर्थ टॉम प्राइस हिल। उपरोक्त में से कौन लौ अयस्क क्षेत्र है। ठीक है। ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड थर्ड और फोर, सी फर्स्ट थर्ड और फोर, या डी उपरोक्त सभी। ठीक है।
तो मैंने भी मैपिंग में कोलोराडो हो गया आपका, सुपीरियर झीलें हो गई, सुपीरियर ह्यूरान, मिशिगन, ओंटारियो, है ना, ये बताई हैं। अगर आपने मैपिंग वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया है। फिलहाल लॉ अयस्क का जो खनन क्षेत्र है वो आपका लैब्राडोर गर्त पड़ जाता है, सुपीरियर झील प्रदेश पड़ जाते हैं, और टाम प्राइस हिल भी पड़ जाता है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है पर्वतों के ऊपरी भाग, बी तटीय भूमियाँ, सी मरुस्थल, सी या थर्ड मरुस्थल। तो ये कूट दिया गया है। फर्स्ट केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट तथा सेकंड, सी सेकंड तथा थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है वो कौन कौन से हैं। तो जो तीनों ही इन्होंने मतलब तीनों ही जो बातें बताई गई हैं कि पर्वतों के ऊपरी भाग हो गए, तटीय भूमियाँ और मरुस्थल, तीनों ही सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, उपरोक्त में सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, जब ज्योग्राफी पढ़ते होगे या सर लोग बताते होंगे तो आपको बताते होंगे कि ऐसे जो पहाड़ होते हैं, है ना, इनके जो ये जो शिखर होते हैं, ये यहाँ पर जो पहाड़ों के शिखर होते हैं, उच्च शिखर भाग होते हैं ना, और इसके बाद में जो घाटियाँ होती हैं, नीचे को आ जाओ तो नीचे को जब घाटियाँ बन जाती हैं, है ना, की तुलना में शीघ्रता से ठंडे होते हैं। जो उच्च भाग है वो घाटियों की तुलना में शीघ्रता से ठंडे होते हैं और गर्म भी हो जाते हैं। जब आप देखना धूप कहीं पर भी ऊंचाई पर लगेगी और जब कभी हवा चलेगी, और ठंडे मौसम में देखो उत्तराखंड वगैरह में जाओ तो कितना नहीं लोग बोलते हैं अरे यार यहाँ तो कूलर फेल है। तो उसके कुछ फिजिक्स वाले नियम हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है ना। तो ये तीनों ही बातें वहाँ लागू हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है। ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य में, बी केरल राज्य में, सी कर्नाटक राज्य में, या डी उपरोक्त सभी राज्यों में। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार, तो डी नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार सभी राज्यों में, तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में है। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो 2637 मीटर की है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं क्षेत्रों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण है, ऑप्शन ए भारत का विशाल देशांतरी विस्तार, बी भारत का विशाल अक्षांशीय विस्तार, सी उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध विभाजन, या डी पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, तो ज्योग्राफी में ये बात बताई जाती है। तो भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु क्षेत्रों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण भारत के विशाल देशांतरी विस्तार है। इसका देशांतरी विस्तार 68.7 डिग्री पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है ना। तो भारत का विशाल देशांतरी विस्तार हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सेकंड, सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देशों से स्पर्श करती हैं। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो त्रिपुरा राज्य के बारे में बात की जा रही है। देखिए, जो कह रहे हैं ना कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती हैं। तो जो सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देशों से स्पर्श करती है, ये भी सही है। और आपका जो फर्स्ट कथन है वो भी सही है ना। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना, बी हॉर्टिकल्चर, बागवानी, सी विटीकल्चर, अंगूर की खेती, डी एपीकल्चर, रेशम कीट पालन। यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन होता है। ठीक है, सेरीकल्चर रेशम पालन होता है। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर ये गलत सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया गया है, बी ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है। तो सही कथन बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो
कथन फर्स्ट तो सत्य है परंतु सेकेंड असत्य है। वायुमंडल में 99.96% आयतन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों द्वारा घेरा गया है। ठीक है, तो इसलिए जो सेकेंड कह रहे कि ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये असत्य है। तो ए ऑप्शन आपका केवल सत्य हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सबसे पहले घटित हुआ। ऑप्शन है रामौसी विद्रोह, बी गडकरी विद्रोह, सी रंगपुर विद्रोह या डी नील विद्रोह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सबसे पहले घटित हुआ। ऑप्शन है रामौसी विद्रोह, बी गडकरी विद्रोह, सी रंगपुर विद्रोह या डी नील विद्रोह। ठीक है, तो सबसे पहले कौन घटित हुआ, अगर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो आपका रंगपुर विद्रोह। कब घटित हुआ इसको बताते हैं। देखिए, ये आपका 80-22 से 26, ये 80-44, ये 1783 है और ये आपका 80-59 में हुआ। तो इस तरीके से आपका रंगपुर विद्रोह ही ऑप्शन में हो जाएगा। सबसे पहले अगर पूछेंगे तो रंगपुर विद्रोह हो जाएगा और ये इसके ईयर दिए गए हैं। बाकी चीज़ें आप PDF से पढ़ लोगे तो और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, ये विद्रोह के बारे में इस तरीके से देते रहते हैं। संथाल विद्रोह हुआ है ना, एका विद्रोह हुआ, तो उस तरीके से इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपको रिवीजन करते रहना चाहिए तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन कारण का है। नीचे कथन दिया गया है और ये कारण दिया गया है। कथन कहता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण, बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए तथा आर है ना, तो ये ऑप्शन पता ही है, सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है तथा डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो इन्होंने कथन और कारण कहा है वो सही है या नहीं सही है। तो देखिए, अभिकथन ए गलत है। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है ना, और इसने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। आप देखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाने के लिए लॉर्ड रिपन हो गए। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। विलियम बेंटिक को यहाँ पर कहीं नहीं बोला गया है या इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियों तथा उनके उद्देश्यों के युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित है। ठीक है, ये आयोग है। ऑप्शन है सप्रू आयोग, बेरोजगारी की समीक्षा, बी हंटर आयोग, शिक्षा का विकास, डी इनाम आयोग, भूमि संबंधी विवेचना। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, बी फर्स्ट और सेकंड, सी सेकंड और थर्ड या डी उपरोक्त सभी। इसमें से कौन से सही सुमेलित वो हमें बताना है। इनाम आयोग जो आपका है वो 80-52 में गठित हुआ था। ठीक है, हंटर आयोग है, ये आपका 80-82 में हुआ था, गठित हुआ था। ठीक है, और जो आपका सप्रू आयोग है वो आपका 1934 में गठित किया गया था। ठीक है, 1934 में। PDF में दिया है बट मैं ऐसे बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो पूछ रहे हैं कि कौन से सही सुमेलित है, तो ये आपके तीनों ही सही सुमेलित, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये किसकी अध्यक्षता में इनका गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय जो भी था कौन था वो भी बताया गया है। ठीक है, इनाम आयोग में लॉर्ड डलहौजी, सप्रू में लॉर्ड विलिंगटन और हंटर में लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपके एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन और निकल आएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आप सब ना करंट को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, करंट बहुत अच्छा खासा आता है, तो करंट को जरूर पढ़ते जाइएगा। हालांकि इस टेस्ट सीरीज़ में या जितनी भी अभी 2-3 टेस्ट सीरीज़ में तब से करवा रही हूँ उसमें देखिएगा करंट के क्वेश्चन ऑटोमेटिक दिए ही गए हैं। पर अगर आप करंट को पढ़ रहे हैं और फिर यहाँ टेस्ट सीरीज़ में अटेंड करेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बताना मेरा काम है, फॉलो करना आपका काम है, आपकी जैसी भी मर्जी हो, पर मैं चाहती हूँ कि अच्छे ही मार्क्स आएँ आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या डी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन है ना। तो
अगर आपको ईयर याद है तो आप इनको निकाल ले जाओगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को आता है। लेकिन जब ये पूछ रहे कि स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर, तो स्थापना वर्ष के अनुसार अगर जाएंगे तो सी हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1498 में। इसके बाद सारी की सारी ईयर के हिसाब से आते जाती हैं। तो आप ना PDF से अच्छे से पढ़ लेना, और ये क्वेश्चन आता भी है और आपको याद भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है नाना साहेब ने, बी विश्वनाथ बालाजी ने, सी सदाशिव राव भाऊ ने, या डी माधव राव ने। ठीक है, तो पेशवा बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव भाव ने किया था। तो सी हो जाएगा सदाशिव राव भाव ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती को, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, सी गोपाल कृष्ण गोखले को, या डी स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, है ना, स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, जो वर्ष 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न युग्मों पर विचार करें। ये समाचार पत्र हैं और ये प्रकाशक हैं। ऑप्शन है द पायनियर महात्मा गांधी, बी नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड स्वदेश वाहिनी CR रेड्डी, डी फ्री हिंदुस्तान, फोर्थ नंबर फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। सही सुमेलित युग्म है ऑप्शन ए फर्स्ट और फोर्थ, बी थर्ड और फोर्थ, सी सेकेंड और फोर्थ, या डी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। देखिए जो इन्होंने युग्म सही सुमेलित पूछा वो तो आपका फिलहाल सी ही सही सुमेलित है। ठीक है, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। द पायनियर के लेखक जॉर्ज एलन है, ना कि महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और के रामकृष्ण पिल्ले हैं स्वदेश वाहिनी के, CR रेड्डी नहीं होंगे, ये भी यहाँ पर गलत है। तो आप PDF से जब देखोगे तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई? ऑप्शन है 1886 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1903 ईस्वी, या डी 1880 यानी कि 1885 ईस्वी, है ना। तो जो 1886 ईस्वी यानी 1886 का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने न्यायपालिका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। उस समय न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया। ठीक है, तो फिलहाल तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1886 हो जाएगा। 1905 ईस्वी का जो वो होता है अधिवेशन, वो बनारस अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी रहते हैं, है ना। स्वराज विषय पर पहली बार चर्चा होती है। 1930 का जो होता है वो मद्रास का अधिवेशन होता है, और 1885 का बम्बई अधिवेशन होता है। बट इस क्वेश्चन को जो आंसर पूछा गया वो 1886 ईस्वी है, जिसमें न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए कहता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कारण कहता है कि इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव एवं घोषणाएं की गई थी। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अब कूट आपको पता ही है, तो हम यहाँ पर पहले बात कर लेते कि क्या ऐसा हुआ था कि चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में जो बात कही गई वो सही है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव एवं घोषणाएं की गई। इसमें 100 अनुच्छेद हैं। इस समिति का गठन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल जो कथन और कारण है वो दोनों ही सही हैं, और ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र, बी बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, या डी आंध्र प्रांतीय किसान सभा इंदुलाल याज्ञिक। अब ध्यान देना है, ये कई किसान सभाएं हैं, मैंने कई बार बताया है ना। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है पहले तो वो बताना है। आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष
1908 में एनजी रंगा द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो ये इंदुलाल याज्ञिक है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, यही यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया है? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, सी तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, या डी इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड लिटन द्वारा निम्नलिखित में से किस युग में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था, ये पूछ रहे हैं। तो जो लॉर्ड लिटन द्वारा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया, और आपका यह युद्ध 1878 टू 80 के मध्य हुआ था, यानी 1878 से 80 के मध्य हुआ था। गंडमक की संधि द्वारा इस युद्ध का अंत किया गया था, है ना। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। द्वितीय, एक सेकेंड, तो ये तीनों ही सही हैं, और अनुसरण जो किया जाता है वो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में किया जाता है। अग्रगामी नीति के बारे में पूछ रहे हैं, खाली युद्ध नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी, इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन है एंड्रयू फ्रेजर, बी यंग हस्बैंड, सी एंटोनी फ्रांसिस, या डी स्कॉट मैन, है ना। 1902 की बात हो रही है, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई और एंड्रयू फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो एंड्रयू फ्रेजर थे। इस आयोग द्वारा पुलिस बल संख्या बढ़ाने, पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति, पर्याप्त वेतन आदि की सिफारिश की गई थी, है ना। ये वही लॉर्ड कर्जन है जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया? ऑप्शन है विलियम फिंच, बी मिलडेल हॉल, सी जॉन चाइल्ड, या डी विलियम हैजेस। ठीक है, तो अंग्रेज यात्री विलियम फिंच कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था और इसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख भी किया है ना। तो विलियम फिंच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकवि भारवी जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, बी सिंह विष्णु, सी नरसिंह वर्मन प्रथम, या डी नंदी वर्मन। देखिए, जो पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, महाकवि भारवी जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा था, इनकी राज्यसभा में थे, तो बी हो जाएंगे सिंह विष्णु, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ये अशोक के प्रमुख शिलालेख है और ये उसके विषय हैं। अशोक के शिलालेख तो पूछे ही जाते हैं, किसी भी शिलालेख का नाम वो लोग पूछ लेते, कभी कभी नंबरिंग में पूछते हैं और कभी कभी शिलालेख का नाम ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा, बी चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, पांचवा शिलालेख धम्म की व्याख्या, डी 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध की व्याख्या, है ना। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। यहाँ पर इन्होंने 5वां बोला है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। यहाँ पर ये 5वां नहीं होगा, 11वें वाले में ये बात बोली गई है। ठीक है, पीडीएफ से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए शैव धर्म का, तो शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय है। ठीक है, सेकेंड है कि पशुपत संप्रदाय की स्थापना लघु लीश ने की थी। तो सत्य कथन या कथनों का चयन करना है, केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, तो इसमें जो दोनों ही कथन कहे गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सत्य हैं, तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, फर्स्ट तथा सेकेंड। ठीक है, और पीडीएफ में पढ़ेंगे तो और चीज़ें पता चलेगी, जैसे पशुपत सूत्र इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है ना। तो इस तरीके से सी आंसर हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है प्रथम मंडल में, बी तृतीय मंडल में, सी 10वें मंडल में, या डी 8वें मंडल में। ये क्वेश्चन भी खूब आता है। तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल यानी कि बी ऑप्शन, तृतीय मंडल में आपको गायत्री मंत्र के उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं
ठीक है। और तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाते हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा से नवपाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन ए भीमबेटका के गुफा चित्र, बी सेकेंड पशुपालन का प्रारंभ, थर्ड मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग, या फोर्थ पहिए का प्रयोग। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, बी सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, डी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। ठीक है। तो नवपाषाण काल से संबंधित वो बताना है हमें, है ना। देखिए, मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही है, यानी कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। भीमबेटका के गुफा चित्र, मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग और पहिए का प्रयोग। ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्ड्स अरमेडा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा, बी डचों द्वारा, सी फ्रांसीसियों द्वारा, या डी अंग्रेजों द्वारा। देखिए, हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्ड्स अरमेंडा व्यवस्था पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी, और इस व्यवस्था के अनुसार कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना परमिट के अरब सागर में नहीं जा सकता था, है ना। और पुर्तगाली क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी कार्ड्स लेना पड़ता था। तो ए ऑप्शन सही है आपका, पुर्तगालियों द्वारा। लेकिन जब पीडीएफ को आप पढ़ते हैं तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैं पीडीएफ को पढ़ने के लिए बोलती हूँ। आंसर तो सही होता ही है, बट पीडीएफ से बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं। आगे चलते हैं। धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचना है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी ज्योतिबा फूले, या डी दयानंद सरस्वती। धर्म तृतीय रत्न इशारा, है ना, और शिवाजी की जीवनी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले 1827 से 1890 ईस्वी तक आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक हैं। उन्होंने शोषित और वंचित जातियों को सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान दिलाने के लिए कई कार्य किए। इन्होंने 1851 ईस्वी में पूना में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की तथा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापित किया। धर्म तृतीय रत्न इशारा, शिवाजी की जीवनी तथा गुलामगिरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है ना। तो सी ऑप्शन ज्योतिराव फूले। कुछ कुछ काम गांधी जी ने भी किया है जनजाति और इस तरीके से छुआछूत के प्रति। तो कई बार ना ये कन्फ्यूजन हो जाती कि गांधी जी हो जाएंगे या ज्योतिबा राव फूले हो जाएंगे, ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आप इनके कुछ कुछ काम याद रखोगे ना तो नहीं भूलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे। ऑप्शन है रैदासी संप्रदाय से, बी वरकरी संप्रदाय से, सी दीपक संप्रदाय से, या डी ब्रह्मा संप्रदाय से। देखिए, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। इनके गुरु ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव थे और इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। ठीक है। तो वरकरी संप्रदाय यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही कालक्रम है। ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, थर्ड खानवा का युद्ध। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बी थर्ड सेकेंड फर्स्ट, सी थर्ड फर्स्ट सेकेंड, या डी सेकेंड थर्ड और फर्स्ट। ठीक है। तो बाबर के द्वारा पूछा जा रहा है। तो देखिए 1527 में 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था, है ना। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था। चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में लड़ा था। ठीक है। और घाघरा का जो युद्ध है वो आपका 1529 में लड़ा था। सिर्फ महीने से फर्क जाएगा। तो 1527, 1528 और 1529, है ना। थर्ड फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि सी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। हाँ, सी ऑप्शन ही सही है। तो ये बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न युग्मों पर विचार करें।
अष्ट प्रधान मंत्री परिषद और ये कार्य हैं। ऑप्शन है सुमंत विदेश मंत्री, सेकेंड सर ए नौबत सेना भर्ती संगठन, थर्ड अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो जो ये तीनों ही आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ही लाइनें, तीनों ही सही हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा है। ऑप्शन है इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, बी यह एक स्थायी सदन है, राज्य विधान परिषद के बारे में बात हो रही है, बी यह एक स्थायी सदन है, सी विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, डी विधान परिषद सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो यहाँ पर हमें बताना है, आपका आर्टिकल 169 इसके विषय में बात करता है। ठीक है, 169 की संसद राज्य विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है, किसी भी राज्य की विधान परिषद का गठन और विघटन संसद कर सकती है। ठीक है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो जो इन्होंने कहा कि इसका कार्यकाल, हाँ यहाँ पर जो सत्य नहीं है वो हमें बताना है। देखिए लैंग्वेज का डिफरेंस है, अगर आप नॉर्मल ऐसे पढ़ जाओगे तो आपको लगेगा कि ये गलत कहाँ है, सत्य नहीं है पूछे ना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, संसद विधान परिषद का कार्यकाल, तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्षों का नहीं होता। विधान परिषद के अंदर जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। मैंने भी जब पहला ऑप्शन पढ़ा कि उन्होंने ऑप्शन में ए दिया है तो मुझे समझ में नहीं आया। विधान परिषद का कार्यकाल और विधान परिषद के अंदर मनोनीत या निर्वाचित गए व्यक्तियों का कार्यकाल, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो जो सत्य नहीं है वो फर्स्ट ऑप्शन सत्य नहीं है। हो सकता है मुझे ही कन्फ्यूजन हुई हो, आप लोगों को तो आता होगा, आई होप। तो आगे बढ़ते हैं, और सारे ऑप्शन आपके सही है यहाँ पर। ठीक है, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा भी 30 वर्ष होनी चाहिए, और सारे ऑप्शन जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? ऑप्शन ए ओबरा, बी नरौरा, सी सिंगरौली, या डी टांडा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्थापित ओबरा, सिंगरौली एवं टांडा ताप विद्युत संयंत्र है, जबकि नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है ना। नरौरा बुलंदशहर में स्थापित परमाणु संयंत्र है, और ये सभी ऊर्जा ताप विद्युत संयंत्र है। तो डिफरेंस है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इससे तात्पर्य है। ऑप्शन है इन पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, बी इन पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती, सी इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है, डी इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो मूल अधिकार वाद योग्य है, इसका मतलब है कि इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है ना। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है, ये तो पता ही है। तो लागू करवाने में न्यायालय की शरण ली जा सकती है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शरण ली जा सकती है, इसका मतलब अगर नहीं समझ में आया हो तो देखो, जैसे कि हमारे घर के बाहर किसी ने टेंट लगा के अपना प्रोग्राम शुरू किया, अब वो 1-2 दिन तक बराबर चलाता रहा। अब हमें अपने घर के अंदर भी जाना, हमें अपने वाहन निकालने हैं, हमें रात को सोना भी है, लेकिन सामने वाला है कि रात को डांस कर रहा है भयंकर लाउड स्पीकर पे, तो हम किसी और के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते। अब हमें ये समस्या हो रही है, हम पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं नहीं उसको करने दो, इससे तुम कौन सा तुम्हारा मूल अधिकार हनन हो रहा है। तो हमारा मूल अधिकार हनन हो रहा है, जीवन का अधिकार हो गया, हमें सोने का अधिकार है, जीवन के अधिकार के अंदर ही सोने का अधिकार आता है। तो भाई हमें सोने का अधिकार है ना, हम सोएंगे नहीं तो हमें तबीयत खराब हो जाएगी। तो अब अगर सामने वाला ऐसे कुछ बेवकूफ़ी वाले कदम उठाता है तो आप न्यायालय जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, है ना, हाई कोर्ट जाइए, उनको बोलिए कि ये हमारे साथ ये ऐसा कर रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये कि वाद योग्य है, इसे लागू करवाया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व और ये जो चीज़ें हैं मूल कर्तव्य, ये आपके
नीति निर्देशक तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य के पास जितनी क्षमता होगी उस हिसाब से वो आपको सुविधाएं देगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। ऑप्शन है उस गांव का निवासी हो, बी 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक नहीं, सी वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, डी शिक्षित ना होना। ये चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव के उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चोल काल की प्रमुख विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन व्यवस्था था। तो यहाँ पर डी विकल्प जो है कि शिक्षित ना होना, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि उम्मीदवारों का शिक्षित होना अनिवार्य था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था। ऑप्शन है प्रादेशिक, बी अंतपाल, सी समहर्ता, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो समहर्ता होता था वो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, अंतपाल सीमा रक्षक होता था, ठीक है। ये जो है ये सीमा की रक्षा या सीमा का रक्षक, सीमा रक्षक, ठीक है। जो समहर्ता है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऑप्शन है आर्टिकल 44, बी आर्टिकल 45, सी आर्टिकल 43A, या डी आर्टिकल 47, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 47 के अनुसार राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य होगा कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। साथ ही मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अभी मैंने कहा ना डीपीएसपी और जो मूल कर्तव्य हैं इनमें वाद योग्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है। ऑप्शन है भाग 11 अनुच्छेद 245 टू 255, बी भाग 12 अनुच्छेद 255 टू 265, सी भाग 10 अनुच्छेद 230 टू 250, या डी इनमें से कोई नहीं, 230 से 250, या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ए आपका बात करता है राज्य केंद्र और राज्य विधायी संबंधों के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 एवं भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, बी मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, डी सी सेंट स्टीफन वाद, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 एवं भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है, ठीक है। और इस वाद में न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व तो एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण वाला है। यहाँ पर अभिकथन ये कहता है कि प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। कारण यह समिति सरकारी अव्यय रोकने की सिफारिश करती है। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, हमें बताना है। तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है क्योंकि यह समिति सरकारी अव्यय रोकने की सिफारिश करती है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है। ऑप्शन है 20 लाख से अधिक, बी 15 लाख से अधिक, सी 5 लाख से अधिक, या डी 11 लाख से अधिक। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने पर मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले विषयों को 11वीं अनुसूची में रखा गया है, सब ये तो पता ही है। तो 20 लाख से अधिक होने पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी फ्रांस, या डी आयरलैंड, ठीक है। तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए विधेयक सुरक्षित रखना ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है।
कनाडा से अन्य स्रोत भी लिए गए हैं, वो आप पीडीएफ में पढ़ोगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलेंगी, है ना। अब देखिए, राष्ट्रपति विधेयक को सुरक्षित रखता है, ये तो कनाडा से है, लेकिन खुद राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो कहाँ से है वो पता चलेगा आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। ठीक है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, सुरक्षा करे। ऑप्शन है आर्टिकल 355, बी आर्टिकल 268, सी आर्टिकल 51 या डी आर्टिकल 75। ठीक है, तो आर्टिकल 355 द्वारा केंद्र पर दो कर्तव्य आरोपित किए गए हैं। बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही या नहीं, ये आर्टिकल 355 एम्पावर्ड करता है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर कथन और कारण का ही है। अभी कथन ए आपका कहता है कि संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ठीक है, कारण कहता है जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहाँ पर यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है ना। तो नीचे दिए गए कोड से आपको कथन और कारण पता ही चल गया होगा और इसका मतलब भी थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा। तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है ना। क्योंकि ये बात तो सत्य है कि संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो इस तरीके से ए कथन हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता। बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्शों को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है। डी अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा नहीं वो बताना है। दूसरी बात, ये सारे फैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे भी हैं। ऐसे भी आयोग क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। तो संविधान में वर्णित अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। सी यहाँ पर जो इन्होंने बताया ये सत्य नहीं है। ठीक है, बाध्य नहीं है पर मांग सकते हैं राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। ऑप्शन ए आर्टिकल 315, बी आर्टिकल 249 या 249, सी आर्टिकल 312 या डी आर्टिकल 318। तो राज्यसभा को एक ये अच्छी खासी पावर तो दी गई है, ये तो सबको पता है कि 312 के अंतर्गत वह नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति चुनाव का, बी उपराष्ट्रपति चुनाव का, थर्ड राज्य विधानमंडल के चुनाव का और फोर्थ स्थानीय निकाय चुनाव का। तो यहाँ पर बताना है कि चुनाव आयोग कौन कौन से चुनाव करवाता है। तो देखिए, आपको पता ही है राष्ट्रपति का चुनाव भी एक चुनाव मंडल के द्वारा होता है, उसका भी निर्वाचन आयोग ही उसको देखता समझता है ना। बी उपराष्ट्रपति, सेकंड नंबर उपराष्ट्रपति का भी हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर लिस्ट दी गई है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, और राज्य विधान मंडलों में विधान परिषद एवं विधानसभा के आम तथा मध्यावधि चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है। तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। स्थानीय निकाय का चुनाव जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका, इनका चुनाव जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। इसके लिए चुनाव आयोग इसमें कोई भी हस्तक्षेप या कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई हैं। ऑप्शन है आर्टिकल 250, बी आर्टिकल 249, सी
आर्टिकल 248, ये डी आर्टिकल 226, ठीक है। तो जो आपका संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। अवशिष्ट शक्ति ऐसे विषय होते हैं जो तीनों सूचियों में भी शामिल नहीं है ना। तो हो जाएगा आपका 248, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा से मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। ऑप्शन है राष्ट्रगान का आदर करना, बी सेकेंड भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, थर्ड चुनाव में मतदान करना, फोर अहिंसा से दूर रहना। तो ये कोट दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी थर्ड और फोर्थ, ये डी उपरोक्त सभी, है ना। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड, राष्ट्रगान का आदर करना और भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना भारतीय संविधान के ये अंतर्गत मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 से इन्हें संविधान में भाग 4 का में सम्मिलित किया गया, ये भी पता है सबको, है ना। तो चलो